प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम लोक प्रशासन विषय में पिछली क्लास में हम भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था समझने के बाद में अब हम देखते हैं क्या भारत में एक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखें तो समाजवादी विचारधारा का दर्शन विशेष तत्वों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की व्यवस्था करने का वायदा किया गया है। प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता और समता से भी ऊपर रखा गया है। न्याय की भावना का मूल स्वर यही है कि समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों का हितों का सामंजस्य और उनका सबका समान अभ्युदय। अधिकतम संख्या का अधिकतम हित ही नहीं वरन हम तो मानव मात्र के अधिकतम हित सर्वोदय ही भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श के रूप में स्थापित कर रहे हैं। संविधान के चौथे भाग नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 38 में इस आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करे जिससे उसमें रहने वाले नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और लोक कल्याण की उन्नति का पथ प्रशस्त करें। यानी सरकार का दायित्व है कि वो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। सामाजिक न्याय का अर्थ है मनुष्य और मनुष्य के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर प्राप्त कर सके, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी परोक्ष लक्ष्य की सिद्धि का साधन मात्र नहीं। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत समाजवादी सिद्धांत को संविधान में अनेक रूपों में मान्यता दी गई है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनेकों उपायों का उल्लेख किया गया है। जैसे ही आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सबको समता, समान संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध या प्रतिबंध किया गया है। आर्टिकल 16 में राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समता दी गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 23 में किसी भी प्रकार की बलात्श्रम या बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने तथा बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी आदि अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं बेरोजगारी भत्ता इत्यादि जो मिलता है, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था है, वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन, ये सब इसी अनुच्छेद के प्रभाव में दी जाती है। इसी प्रकार आर्टिकल 42 में संविधान में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करें। हम देखते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जैसे काम के घंटे तय करना, वर्किंग प्लेस पर सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्त्रियों को प्रसूति काल में सहायता देना, उन्हें अवकाश उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार आर्टिकल 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध किया गया है, यानी न्यूनतम मजदूरी की दरें सरकार द्वारा तय की जाती है, उससे कम दरों पर किसी मजदूर को नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 46 में SC, ST व अन्य
दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति और उनकी प्राप्ति के लिए व्यवस्थाएं की गई है। आर्टिकल 47 आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य आदि ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन भारत में सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। आज के युग में आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र है। इसलिए आर्थिक न्याय यानी धन संपदा का के आधार पर कोई विभेद न किया जा सके, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना कर सके। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि वह अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करे कि जिससे समान रूप से सभी नर नारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि धन और वस्तुओं का उत्पादन और वितरण के साधनों पर सर्वसाधारण के हित में अहितकारी केंद्रीकरण न हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर किसी को ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उसकी आयु और शक्ति के अनुरूप न हो। शैशवावस्था व किशोर अवस्था में शोषण और नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। अनेक पंचवर्षीय योजनाएं भी आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रबल कोशिशों का एक उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।